वो सीरीज क्या थी बताइए? 1:2, 2:2, 2:6, 3:2, 3:6, 4:2, 3D। आगे मैंने होमवर्क दिया था कि सारे बच्चों को ये सीरीज याद होना चाहिए। सर हम नहीं याद करेंगे, हम लिखेंगे। बोलो, यही बात है। चलो ठीक है, लिखने में कितना टाइम लगेगा? तो सबसे पहले क्या करना है बोलो? ऑर्बिटल टेबल बनाना है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। स्टेप नंबर 2, नंबरिंग। नंबरिंग, एस को 1 से स्टार्ट करो, सारे एस को काउंट कर दो। पी को 2 से स्टार्ट करो, सबको काउंट करो। डी को 3 से स्टार्ट करो, सबको काउंट करो। एफ को 4 से स्टार्ट करो, सबको काउंट करो। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप बताइए बेटा, पावर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 हो, एफ में 14 होते हैं। चलो ठीक है। तो अब ये जो सीरीज मिली, इसकी इस सीरीज की हेल्प से कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा? इसमें क्या ध्यान देना है? सबसे पहले कि जिस एलिमेंट्स का फाइंड करना है उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर जितना है उतने क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ पावर्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ठीक है। अगर तुम्हारा सीरीज के हिसाब से डायरेक्ट मैच कर रहा है तो अच्छी बात है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है बेटा? एडजस्ट करना है, जितनी जरूरत है उतनी ले लेना है। ठीक है बेटा? चलो, तो ये तो हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा था। फिर उसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए फाइंड कराया था। नॉर्मल एलिमेंट का मतलब होता है कि जिसपे चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो अपने को क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ दैट सीरीज आप कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि चलो ठीक है, अगर कोई चार्ज वाला कोई भी एलिमेंट दे देगा तो चार्ज की देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, या तो चार्ज प्लस होगा या तो चार्ज माइनस होगा। क्लियर है बच्चे? तो इसको लिखने के लिए मैंने बोला कि पहले चार्ज को आप भूल जाओ, पहले नॉर्मल तरीके से लिखो। फिर लास्ट के दो जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें अगर माइनस दिया है तो प्लस करो, प्लस दिया है तो माइनस करो। लेकिन इसमें क्या ध्यान देना? मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी। एस में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, पी में 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, डी में कितने 10 से, और एफ में 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है बच्चे? इस तरह का भी क्वेश्चन हमने बहुत सारा किया था। आज का जो टॉपिक है दिस इज द, कि हम क्या करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो जो आपको लिखवाया गया दैट इज द बेस्ट मेथड्स, लेकिन कभी कभी किसी बुक में कोई और भी मेथड किसी दूसरे तरीके से भी दे देगा। तो आप ये मत बोलना कि नहीं सर ने तो ये मेरे को पढ़ाया नहीं। तो पता सारा मेथड होना चाहिए, लेकिन आपको फॉलो हमेशा कौन सा करना है बेटा? जो आपको बताया गया। क्लियर है बच्चे? चल, तो टुडे फर्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंट मेथड्स टू राइटिंग, बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेथड टू राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा देखो, अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना। तो पहले मैं एक नॉर्मल एलिमेंट का एग्जांपल आपको ले रहा हूं, फिर उसके बाद कितने तरीके से लिख सकते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सपोज करो अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किया एफ ई। एफ ई का कितना होता है? 26। तो ये तो देखो पहला मेथड जो आपको फॉलो करना है, ये हर किसी को आता है। क्लियर है बच्चे? तो बोलो एक बार इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलिए तो। 1:2, 2:2, 2:6, 3:2, 3:6, 4:2, 3:6। तो इसको वेरीफाई करने आता है आपको? पहले पावर को 2, 4, 10, 12, 6, 18, 20, 26। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली। बिल्कुल सही है आपका कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा आपको फॉलो यही वाला करना है, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। लेकिन कभी कभी किसी बुक में किसी और तरीके से देगा तो आप ये मत समझना कि गलत है।
इस कॉन्फ़िगरेशन को हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी मेथड बिल्कुल सही होता है। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड जो कि आपको फॉलो करना है। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द 26। अब उसके बाद देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, बस थोड़ा सा इसको हम लोग मैथमेटिकल तरीके से चेंज करेंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द 1s2। अब देखो ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको कॉमन ले रहा हूं। तो दिस इज द 2 एंड दिस इज द S2 P6। बस थोड़ा सा हमने चेंज किया। दिस इज द 2 एंड दिस इज द 2 को कॉमन ले लिया क्योंकि सेम है, तो 2 कॉमन लिया, S2 P6। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 3 3, इसको मैं कॉमन ले लूं, क्या लो हो जाएगा 3, बोलो, S2 P6। अब उसके बाद देखो ये दोनों अलग अलग थे, इसको पूरा लिखना पड़ेगा। तो दिस इज द 4s2, दिस इज द 3d6। बोलो बेटा, हमने क्या किया इसमें, हमने कॉमन लिया है। किसकी वैल्यू कॉमन लिया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे दिस इज द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n टेक कॉमन। बोलो बेटा, इसमें हमने क्या किया है, कुछ ज्यादा नहीं किया है, बस हमने क्या किया है, जो n की वैल्यू है उसको कॉमन ले लिया। बोलो, तो अगर इस तरह भी लिखोगे तो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन वो भी बिल्कुल सही मेथड होगा। अब उसके बाद एक और मेथड है, किसी किसी बुक में जो लास्ट के दो होते हैं वो इंटरचेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1s2 2s2 2 पे 6 एंड दिस इज द 3s2, दिस इज द 3 पे 6। अब देखो बेटा, आपको जैसा बताया गया है कि भाई जो लास्ट के दो जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं यही सारा डिसाइडिंग होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 3d6 को इधर कर सकते हैं, 4s2 को उधर लिखने को हम लोग इंटरचेंज, हो लास्ट के दो आउटर मोस्ट है इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग 3d6 बोल लिए, दिस इज द 4s2। ऐसे भी लिखोगे तब भी दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हमने क्या कर लिया, लास्ट टू सब सेल इंटरचेंज। आपको फॉलो कौन सा करना है, स्टेप फर्स्ट। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी बुक में अगर ऐसे लिख दिया तो इसमें हमने क्या किया है, कॉमन लिया। किसकी वैल्यू कॉमन लिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसमें हमने क्या किया, लास्ट के दो क्या कर दिए, इंटर चेंज कर दिए। तो पहले इसको लिखिए आप लोग, इसको लिखो पहले। आपको फॉलो यही करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि नहीं भाई किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इस बच्चे ने बहुत अच्छा नोटबुक बनाया है। अब सारा बच्चों का नोटबुक ऐसे ही होना चाहिए। कलर पेन का यूज करना है, तो सजा सजा के लिखना है? जो जितना अच्छा नोटबुक बनाएगा उतना अच्छा उसके क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या हुआ? कलर पेन का यूज करोगे तो फिर सही रहेगा। बोलो बेटा, आपको फॉलो यही वाला करना है। पीवाईक्यू का क्वेश्चन ट्राई किया था तो लोग, पीवाईक्यू का क्वेश्चन ट्राई किया था। एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा अभी। सेकेंड वाला देखो बेटा, ये सिंपल मैथ्स होती है। इसमें देखो ये 1s2 है तो इसको हमने इसके साथ लिख दिया। अब यहाँ पे देखो सेकंड वाले में यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 एक लिख दिया, 2 फिर S2 P6 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात वही है। अब यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 एक बार लिख के फिर S2 P6 हमने लिख दिया। अब ये दोनों अलग अलग है तो इसको अलग अलग, 4s2 3d6। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, लास्ट के दो इंटरचेंज कर दिया।
चलो बेटा, एक जो लास्ट मेथड आपको बताने वाला हूं, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। फोर्थ, बातें नहीं, इधर ध्यान से देखो। सबसे स्टैंडर्ड मेथड ये वाला होता है, उसके बाद एक नोबल गैस वाला, मतलब ये सारा मेथड जो होता है बिल्कुल शॉर्टकट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस मेथड। तो वो आपको बताने वाला हूं। तो जो स्टेप नंबर 4 है, जो फोर्थ मेथड होता है, विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस मेथड। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये यूज भी होता है, किसी हर बुक में इसको इन्होंने ऐसे लिखते हैं। अब इसको देखो, मैं करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है नोबल गैस, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोई यूज नहीं करता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब बेटा देखो, हम नोबल गैस की हेल्प से कैसे चीजों को लिखते हैं, लिख लिया? लास्ट वाला स्लाइड हो गया था ना आपका? हो गया बेटा? नोबल गैस मेथड, मतलब हम इस कॉन्फ़िगरेशन में थर्ड वाला फिर से बताना है। देखो बेटा, थर्ड वाले में हमने क्या किया, सेम यही वाला कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट के दो को इंटरचेंज किया, क्योंकि लास्ट के दो डिसाइडिंग होता है। 4s2 3d6 है, तो हमको क्या किया, हमने क्या किया, 3d6 पहले लिख लिया, 4s2 पहले इधर लिख दिया, तब भी आंसर तो सेम ही आएगा। सेम आएगा क्यों? क्यों? क्योंकि क्या है कि हमेशा सबसे पहले एस से माइनस करोगे, चाहे इधर रहेगा चाहे उधर रहेगा। चलो बेटा, अब नेक्स्ट पे हम लोग आ रहे हैं नोबल गैस। नोबल गैस में बेटा हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में नोबल गैस को मिक्स करते हैं। तो नोबल गैस का मतलब ग्रुप नंबर 18। तो ग्रुप नंबर 18 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है? हीन, नियॉन, आर्गन, नीना नीना और नीना। चलो बेटा, अब इसका मेरे को एटॉमिक, इतने सारे एलिमेंट होते हैं ग्रुप नंबर 18। अब उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर, हीलियम का कितना होता है, नियॉन का, वेरी गुड, 18, 36, 54, 86, वेरी गुड। बस अब आपका देखना, बहुत ध्यान से, अब लिखना बंद करो, बोर्ड पे देखो। ये बेटा नोबल गैस को मिक्स करके हम कोई सा भी एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो दिस इज द ग्रुप नंबर, बातें हो रही है उधर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, फिर उसके बाद रेडॉन। अब उसके बाद देखो वही सेम चीजें हैं, मैं अपने एफई पे आ जाता हूँ। तो एफई का 26 है, लेकिन मैंने आपको बोला कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1 फॉलो करना है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, टोपे 6, 3s2, ट्रेपे 6, 4s2, 3d6। अब बेटा क्या करना है इसको, तो एफई से लेस क्लोजर इनर्ट गैस कौन सा है, मतलब 26 से लेस क्लोजर 18 है, ये तो ग्रेटर हो जाएगा 36, लेस क्लोजर 18 है। तो हम क्या करते हैं, दिस इज द एफई, दिस इज द 26। अब उसके बाद दिस इज द आर्गन। ये देखो हम 18 तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि हम 18 तक पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद लास्ट के दो, तो 18 मतलब 4s2 3d6, तो 18 प्लस 20 प्लस 26। एक बार फिर से देखो, क्या ध्यान देना इसमें, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको क्या करना है बेटा, लेस क्लोजर नोबल गैस को सेलेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, अभी कोई लिखेगा नहीं, पर ध्यान से, तो ऑक्सीजन का 8 होता है। चलो पहले आप स्टेप नंबर 1 बताओ, 1s2, 2s2, तो पे 6, 6 तो 8 भाई। तो लोग कपिल शर्मा से मैथ्स पढ़ के आए क्या? है? तो 1s2, 2s2, तो पे
4। आप उसके बाद बेटा देखो इससे लेस क्लोजर यहां पे कौन सा है? हीलियम। तो दिस इज द एच, ये ऑक्सीजनेट। आप उसके बाद क्या हो जाएगा, लास्ट के दो कंसीडर करो, तो दिस इज द 2s2, तो 2, 4 और ये 8। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? चलो पहले इसको लिखो तुम, एग्जाम्पल नंबर 1 2, इसको ना बढ़िया से लिखो तुम लोग। लिखो इसको बेटा, समझ में आ गया ना कैसे करना है नोबल गैस वाला? सल्फर। चलो पहले इसको लिख लो, फिर क्या करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 वाला जो पहला मेथड सिखाया गया वो कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उसी की हेल्प से दूसरा, तो इसमें लेस क्लोजर जो इनर्ट गैस है उसको हमेशा लेते हैं, फिर लास्ट के दो आउटर मोस्ट शेल को इसमें ऐड कर दो, हो जाएगा। ये याद कर लो, इनर्ट नोबल गैस। हो गया बेटा? लास्ट के दो बस ऐड करना है, बाकी इनर्ट गैस को लेना है, नोबल गैस को। हो गया बेटा? नेक्स्ट पे हम लोग जा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। लिख लिया सारे बच्चों ने? बोलो बेटा, थोड़ा फास्ट लिखो तुम, पूरा टाइम। तुम लोग का टेस्ट का मेरे को डेट वेट है? 10th मई। अभी मुझे लग रहा है टॉमिक में उधर का भी बचा हुआ है सब, डी ब्रॉगली बचा हुआ है, हाइजनबर्ग बचा हुआ है। हो गया? चलो हम नेक्स्ट प्लेस पेज पे चल रहे हैं। आप देखो एक दो क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। इसके लिए सबसे सबसे पहले मेथड नंबर 1 करना है, उसी की हेल्प से मेथड नंबर 2 इनर्ट गैस को करना है, फिर लास्ट के दो लिख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सल्फर। सल्फर का कितना होता है? 16। तो दोनों मेथड, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड। दूसरा इज आर्गन। आर्गन का कितना होता है? 18। दिस इज द मेथड 1 2। फिर कैल्शियम, कैल्शियम का 20। खुद से लिखिए पहले मेथड 1 जो आपको सिखाया गया है, फिर उसके हिसाब से इनर्ट गैस को मिक्स। कैल्शियम, आर्गन, सल्फर।
हो गया? कितने लोगों का हो गया? या कुछ बच्चों का हो गया? चलो बेटा, जिसका नहीं हुआ फिर से ध्यान से देखो बेटा। तो पहले आपको नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बोलो, 1s2, 2s2, तो पे 6, 3s2, 3p4। अब उसके बाद देखो 16 से लेस क्लोजर नोबल गैस कौन सा है? नियॉन। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले नियॉन को लिख लिया। नियॉन का कितना होता है बेटा? 10। फिर उसके बाद 3s2, 3p4, 10, 12, 4, 16। हो गया? सबका सही है बेटा? अब आ जाते हैं आर्गन पे। तो पहले नॉर्मल तरीके से बताओ, 1s2, 2s2, टू पे 6, 3s2, 3p6। अब बताओ 18 से लेस क्लोजर नियॉन, इसमें भी नियॉन आ जाएगा। तो नियॉन, तो नियॉन का 10 होता है। तो दिस इज द, बोलो 3s2, आगे बोलो 3p6। सबका सेम है बेटा? अलग अलग आ गया क्या? आर्गन है तो आर्गन तो 18 होता है, तो हमेशा मतलब जिसका फाइंड करना है उससे लेस क्लोजर नोबल गैस लेना है। तो 18 से छोटा तो नियॉन ही होता है ना बेटा। चलो अब इधर आ जाओ कैल्शियम पे। बोलो 1s2, 2s2, टू पे 6, 3s2, 3p6, 4s2। अब उससे बोलो 20 से लेस क्लोजर आर्गन होता है। तो आर्गन देखो, अब इसमें क्या है, एक ही को लेना पड़ेगा आपको, आर्गन। तो दिस इज द, हम लोग 18 तक आ चुके हैं। अब लास्ट वाला कितना है? 4s2। तो दिस इज द 4s2, 18, 2, 20। नेक्स्ट स्कैंडियम का खुद से फाइंड करिए बेटा। तो स्कैंडियम कितना होता है? 21। इसको दोनों मेथड से करिए। सुनिए प्रिंस जी, हो गया स्कैंडियम? कितना टाइम लग रहा है? ठीक है, वॉइस ठीक है? और तेज करवाऊं? चलिए ठीक है। स्कैंडियम का करिए बेटा। चलो पहले नॉर्मल मेथड बताओ। 1s2, 2s2, टू पे 6, 3s2, 3p, हाँ, 4s2, 3d1। सबका सेम है बेटा? चलो अब उससे बताओ 21 से लेस क्लोजर आर्गन। तो आर्गन, तो दिस इज द ए आर। अरे कैल्शियम कैसे ले लोगे? इनर्ट गैस को हमेशा लिया जाता है। डन। कितना हो जाएगा? 18। अब उसके बाद 4s2, 3d1। जेड एन का फाइंड करिए। तो इतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा कि अपने आप हर किसी को समझ में आ जाएगा। हो गया? चलिए बेटा। तो दिस इज द, बोलो 1s2, 2s2, टू पे 6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। सबका सेम है बेटा? अब बताओ 30 से लेस क्लोजर नोबल गैस आर्गन। तो दिस इज द आर्गन 80। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 4s2, 3d10। अब बेटा देखो, नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। अब बेटा अगर मेरे से पूछेगा भाई बॉक्स बनाओ, देखो एक नई चीज आपको बता रहा हूं।
तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, अभी तक मैंने यही बताया है कि लास्ट के जो दो होते हैं वही डिसाइडिंग होते हैं, लास्ट के दो आउटर मोस्ट शेल। अब उसके बाद अगर आपसे बोलेगा कि नहीं भाई आप मेरे को बॉक्स बना के दिखाओ, तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो ये जो नंबर है, जैसे 4 है, 3 है, फिर उसके बाद 3 है, 2 है, 1 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब उसके बाद जो उसके साथ जो सबसेल है, दिस इज द डी सबसेल, दिस इज द एस सबसेल, दिस इज द पी सबसेल, एस पी, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। दिस इज द डी ऑर्बिटल, दिस इज द एस ऑर्बिटल, दिस इज द पी ऑर्बिटल, ऐसे ऐसे करके। अब उसके बाद जो पावर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। पावर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो बेटा फिर से ध्यान से सुनो, जो नंबर डिफाइन होता है दिस इज द एन, एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब उसके साथ जो ऑर्बिटल अटैच होता है, फिर उसके बाद जो पावर में होता है दिस इज द इलेक्ट्रॉन। अब बेटा अगर इसको मेरे को बॉक्स बनाना है, ठीक है, तो बॉक्स में क्या वो पूछेगा कितने पेयर्ड है कितने अनपेयर्ड है। तो सबसे इजी तरीका मैंने आपको बताया था, जैसे इसके लिए बॉक्स बनाएंगे तो एस ऑर्बिटल है, बॉक्स कितने बनेंगे? 1। एस ऑर्बिटल है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके हाफ बॉक्स बनेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना भरना है? 2। तो दिस इज द 1, दिस इज द 2। अब उसके बाद डी ऑर्बिटल पे आते हैं, तो डी ऑर्बिटल में बॉक्सेस कितने बनेंगे? 5। 1 2 3 4 5। अब देखो तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरोगे? 1। अब बताओ इसमें पेयर्ड कितने हैं, अनपेयर्ड कितने हैं? अनपेयर्ड इक्वल टू 1, एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? अब सेम चीज अगर इसके लिए एक बार आप खुद से बनाइए, तो बॉक्स बनाइए और उसके बाद मेरे को पेयर्ड और अनपेयर्ड बताइए, तो जेड एन के लिए। चलो साथ में कर लें। एस ऑर्बिटल है, बॉक्स कितना बनेगा? 1। सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। एस ऑर्बिटल है, बॉक्सेस, देखो बॉक्सेस का फिर से बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के हर जगह यूज होगा, तो अभी से सीख लो। मैंने आपको बताया था ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके हाफ बॉक्सेस बनते हैं, इस बॉक्स को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दिस इज द 1 बॉक्स। डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5 बॉक्सेस। पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3। चलो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरना है बताओ तो? 2। 1 2। अब उसके बाद इधर आ जाते हैं 3D पे, तो डी ऑर्बिटल है बेटा, 1 2 3 4 5। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरना है? 10। तो दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपने पास बोलो n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0 आ गया। सिंगल वाले कितने हैं? 0 है। चलो बेटा ये तो पहली चीज है जो कि आपको बहुत पहले से पता है। जे एडवांस में क्वेश्चन आया, बहुत सारे आते हैं। आप बोलेगा कि कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यात्रीगण कृपया इधर ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जे एडवांस का, इसके बाद तुरंत क्वेश्चन लगवाऊंगा। वो क्या है कि कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको दिया रहेगा तो उसकी हेल्प से क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो वो कैसे, वो मैं सिखाने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मेरा क्या कॉन्सेप्ट है कि कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा उसकी हेल्प से अपने को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद एजीमुथल की कैसे डिफाइन करेंगे, एम की कैसे और एस की कैसे। क्लियर है बच्चा? तो चलो वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, यहीं पे सिखा देता हूं। क्लियर है? जैसे मैं बोल रहा हूं कि दिस इज द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलो कोई सा भी स्टार्टिंग में ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने को कोई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। अब इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, तो दिस इज द 1s2 2s2 2 पे 4। अब मेरा क्वेश्चन देखो, हर पार्ट पे क्वेश्चन एक साथ करा रहा हूं। पहला मेरा क्वेश्चन है कि भाई इसके लिए पेयर्ड और अनपेयर्ड बताओ, वो तो आपको बहुत अच्छे से आता है, चलो साथ में कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बोलो? एस ऑर्बिटल है 1 2, एंड दिस इज द पी ऑर्बिटल है कितने? 1 2 3, 1 2 3 4। तो अनपेयर्ड इक्वल टू 2, दिस इज द अनपेयर्ड। ये तो सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया, ये पहला वाला तो हर कोई कर पा रहा है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राइट, राइट वैल्यू ऑफ एन एल एम एस फॉर गिवन कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आता है बेटा, जिसको अभी सीखना है आपको।
गिवन कॉन्फ़िगरेशन। बोलो, तो रेडी हो ना समझने के लिए? चलो देखो, तो अब उसके बाद सबसे पहले मैंने बोला कि बेटा जो लास्ट के दो, तो दिस इज द एन। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? टू। बोलो बेटा, एन इक्वल टू टू हो गया, क्यों? क्योंकि दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोलो बेटा, अब उसके बाद हम सेकेंड आते हैं, एन की वैल्यू पता चल गई है वैल पे। अब देखो, कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है, बहुत ध्यान से देखना। अब उसके बाद बेटा देखो, ये वाला जो है किसके साथ है? पी ऑर्बिटल के साथ। अगर पी ऑर्बिटल रहेगा तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एस के लिए जीरो होता है, पी के लिए वन होता है, डी के लिए टू होता है, एफ के लिए थ्री हो। ये लिखे हो कि नहीं बहुत अच्छे से? तो हम एल की वैल्यू इसके साथ सबसेल के हिसाब से लिखते हैं। तो पी ऑर्बिटल है मतलब एल इक्वल टू वन। चलो ठीक है। आप देखो, दो एन और एल की इसके हिसाब से, अब इसके बाद एम और एस आपको खुद से लिखना पड़ता है। अगर एल इक्वल टू वन रहेगा बेटा, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस वन, जीरो, वन। अब एस की वैल्यू, देयर आर टू पॉसिबिलिटी, या तो प्लस या तो माइनस वन बाई टू। बोलो बेटा, कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा, उसकी हेल्प से एन, एल, एम और एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो, तो इसको तुम बहुत अच्छे से लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फॉर्म में मैंने समझा दिया। तो पहला तो ये वाला पार्ट हो गया, सेकेंड इज द दिस इज। हाँ बेटा, एक बार फिर से। बेटा देखो, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो कॉन्फ़िगरेशन हर किसी को आता है। जो लास्ट आउटर मोस्ट सेल होगा उसकी हेल्प से, तो एन की वैल्यू, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो नंबर डिफाइन होता है। फिर उसके बाद एल की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ सबसेल, लास्ट वाला जो सबसेल है पी सबसेल है। तो पी के लिए आपको देखो वो टेबल याद करो। तो अगर एल इक्वल टू जीरो होता था तो कौन सा ऑर्बिटल होता था? एस ऑर्बिटल। अगर एल इक्वल टू वन होता था तो पी ऑर्बिटल। तो यहां पे देखो, अगर पी ऑर्बिटल है तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी, इसलिए वन। अब उसकी हेल्प से एम की वैल्यू हमेशा एल पे डिपेंड करती है, तो दिस इज द माइनस वन, जीरो, वन। और एस की वैल्यू आपको पता है, दिस इज द प्लस और माइनस वन बाई टू। अभी एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब एकदम प्रॉपर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उस तरह कराने वाला हूं। इसमें मैं सारा पार्ट पूछ लूंगा, अब ये जितना हमने पढ़े हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सब कुछ एक क्वेश्चन में मैं पूछ लूंगा। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए तो। आपको क्या दिया हुआ है? दिस इज द एस्कैंडियम प्लस टू गिवन है। स्कैंडियम प्लस टू गिवन है। इसमें राइट, राइट, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हर किसी को आता है। सेकंड, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एन की वैल्यू बताना है। थर्ड, राइट, राइट, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजेमुथल क्वांटम नंबर, एम, एंड दिस इज द एस। हो जाएगा बेटा? बताओ या खुद से करोगे? जिसको थोड़ा सा भी डाउट होगा वो हैंड रेस करेगा, उसके पास आके मैं समझा दूंगा। कोई डाउट है बेटा? पूछो उसको। कोई डाउट? कौन सा नोटबुक है वो दिखो ना। क्या लिख लिख क्या रहा है?
अभी कितना दिन हुआ इस बैच में? हाँ, 3 हफ्ता हो गया। अगले बैच में तू भाग जाना कल से, ठीक है? इसमें तू नहीं पढ़ पाएगा। चलो बेटा, स्कैंडियम हो गया, कितने लोगों का हो गया? चलो साथ में कर लेते हैं, जिसको नहीं समझ में एक बार फिर से देखो बेटा, सीखो चीजों को। तो सबसे पहला है कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका 21 होता है बेटा। तो बोलो पहले 21 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। ये देखो 21 के हिसाब से हो गया। अब अपने को +2 है तो -2 करना पड़ेगा, तो बोलो किसके साथ -2 करेंगे? तो ये इसको ऐसे क्रॉस करो। अब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा ये बच रहा है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन 3d1। अब अपने को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो d ऑर्बिटल है, बॉक्सेस कितने बनेंगे बेटा? 5। 1 2 3 4 5। अब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है? 1। तो n इक्वल टू कितना आ गया? 1। बोलो बेटा, ये भी सबका सही होगा। अब उसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं, वैल्यू ऑफ n। n इज द 3, तो n इक्वल टू 3 आ गया। अब देखो L की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल, s इक्वल टू 0। s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0। p के लिए कितनी होती है? 1। d के लिए 2। तो यहां पे L 2। आप देखो, बाकी m और s खुद से लिखना है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 0 1 2। और s की वैल्यू +-1/2। तो जेई एडवांस के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू का करवाने वाले होंगे। एक साथ में सारा क्वेश्चन अभी होमवर्क में दूंगा। डन। तो कोई सा भी क्वेश्चन रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, उसके साथ साथ उसका बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एन एल एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। चलो, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक ये है बेटा कि अभी हमने जितने भी कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं वही वाला मेथड नंबर 1 फॉलो कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा क्या होता है, कुछ कुछ एलिमेंट के लिए ये मेथड जो है ये अप्लीकेबल नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें 2 एलिमेंट के लिए ये रूल फॉलो नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट के लिए सेम जैसे फाइंड कर रहे हैं वैसे करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज द एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज द एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में तुमको आगे चल के बहुत एक्सेप्शन मिलने वाले हैं। इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें नॉर्मल रूल फॉलो नहीं होता। तो नेक्स्ट हेडिंग इज द एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो अब सारे बच्चे लिखना बंद करो, बोर्ड पे देखो। एक्सेप्शन से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दिस इज द स्टेबिलिटी। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कब स्टेबल होगा, कब नॉट स्टेबल होगा, ठीक है? क्योंकि उसका रीजन वही होता है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? एक कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज द फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड, ठीक है? तो बेटा आपको स्टेबिलिटी, कोई भी एलिमेंट कब स्टेबल है ये किस पे डिपेंड करेगा? या तो तुम्हारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? फुलफिल्ड होना चाहिए, फुलफिल्ड होना चाहिए। और या तो क्या होना चाहिए? वो हाफ फिल्ड होना चाहिए। अब फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड का मतलब क्या होता है वो आपको समझाने वाला। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब स्टेबल होगा? स्टेबिलिटी के लिए 2 कंडीशन होती है, या तो वो कंप्लीटली फुलफिल्ड होना चाहिए या तो हाफ फिल्ड होना चाहिए। अब फुलफिल्ड हाफ फिल्ड रहेगा तभी वो स्टेबल होगा। तो अब बेटा जैसे फुलफिल्ड का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2p6 है, लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन कितना आ रहा है? 2p6 है। अब इसके लिए मैं अगर बॉक्स बनाऊं तो दिस इज द p ऑर्बिटल, बॉक्सेस कितने बनेंगे बेटा? 3। अब उस पे इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है, तो इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4 5 6।
सारे जो है वो पेयर्ड हो गए, तो इसको बोलेंगे कंप्लीटली फुलफिल्ड। ये सारा क्या है, कंप्लीटली क्या है बेटा, फुलफिल्ड है। अब ये स्टेबल हो गया, फुलफिल्ड है मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब उसके बाद अगर मैं हाफ फील्ड की बात करूं तो इसी को अगर मैं बोलूं 2p3 है, तो दिस इज द पी ऑर्बिटल, बॉक्सेस कितने बनेंगे, अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन 1 2 3, तो दिस इज द, ये भी स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये क्या है, हाफ फील्ड। सर नॉट स्टेबल कब होगा, अगर मैं बोलूं कि दिस इज द 2p5, अगर मैं बोलूं 2p5 है तो p ऑर्बिटल है, बॉक्सेस कितने बनेंगे बोलो, 3। अब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, 1 2 3 4 5। अब बताओ, ये ना ही फुलफिल्ड है ना ही हाफ फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है बच्चा। तो स्टेबिलिटी के लिए देयर आर टू कंडीशन। तुम्हारा लास्ट वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, या तो कंप्लीटली फुलफिल्ड होना चाहिए या तो हाफ फील्ड होगा। फुलफिल्ड का मतलब सारे पेयर्ड होने चाहिए, हाफ फील्ड का मतलब सारे क्या होना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके अलावा सारे जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो क्या होते हैं, बोलो नॉट स्टेबल। अब अगर मैं बात करता हूं, सपोज करो 2p4 है, ये स्टेबल है कि नॉट स्टेबल है, नॉट स्टेबल है, क्योंकि p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में वो 3 बॉक्सेस, 1 2 3 4। अब देखो, ये ना ही फुलफिल्ड है ना ही हाफ फील्ड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉट स्टेबल। तो बेटा एक्सेप्शन में भी यही सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, कि जो Cr और Cu है वो नॉट स्टेबल होता है, तो उसको स्टेबल बनाने के लिए एनर्जी एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो सबसे पहले तुम लिखो ये वाला स्टेबल, स्टेबल के लिए दो कंडीशन, फुलफिल्ड हाफ फील्ड, फिर एग्जांपल लिखो, फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा अपने उस पर। लिख लो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कब स्टेबल होता है, उसके लिए देयर आर टू कंडीशन, या तो वो फुलफिल्ड होना चाहिए या तो हाफ फील्ड होना चाहिए। फुलफिल्ड का मतलब होता है सारे जो पेयर्ड होते हैं, हाफ फील्ड का मतलब सारे अनपेयर्ड हो गए। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कब स्टेबल होता है, देयर आर टू कंडीशन, या तो वो फुलफिल्ड होना चाहिए या तो हाफ फील्ड होना चाहिए। फुलफिल्ड का मतलब सारे डबल एरो होने चाहिए, हाफ फील्ड का मतलब सारे सिंगल एरो होने चाहिए। इसके अलावा जितने भी कॉन्फ़िगरेशन होंगे सारे नॉट स्टेबल होंगे। फुलफिल्ड में एग्जांपल 2p6 का लिख सकते हो, हाफ फील्ड में 2p3 का लिख सकते हो, बाकी नॉट स्टेबल में ये तीन एग्जांपल लिख सकते हो। नॉट स्टेबल में ये हो गया 1, दिस इज द 2। स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए बोलो, या तो वो फुलफिल्ड होना चाहिए या तो हाफ फील्ड। फुलफिल्ड और हाफ फील्ड में डिफरेंस पता चल गया। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं अपने एक्सेप्शन पे। इसको लिख लिया बेटा आप लोगों ने, लिख लिया। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है सीआर। देखो एक्सेप्शन में होने को तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने को जो बुक में है, दिस इज द सीआर एंड सीओ, क्रोमियम। तो पहले आपको जो मेथड सिखाया गया उसके हिसाब से लिखिए आप लोग, आप अपने हिसाब से लिखिए, तो जो आपको मेथड नंबर 1 सिखाया गया है, 1s2 2s2 2p6, ये वाला मेथड लिखिए। हो गया। चलो मेरे को बताइए क्या आ रहा है, 1s2 2p6 3s2 4s2 3d 10 या 4, 10 कोई बोल रहा था, जितने 10 बोल रहे थे वो कहां से पढ़ के आए हैं, कपिल शर्मा से पढ़ के आए हैं ना। चलो देखो, ये सबका हो गया बेटा।
यहां तक तो सारे बच्चों ने लिख लिया है। अब मैं चाहता हूं कि इसको स्टेबिलिटी बताओ, ये स्टेबल है कि नहीं, चलो खुद से चेक करो तो। स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल है। चलो देखो चेक करते हैं साथ में हम लोग, तुम लोग को चेक करने आता है वैसे। ये देखो एस ऑर्बिटल है 1 2, अब उसके बाद डी ऑर्बिटल है 5, 1 2 3 4 4, अब 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अब तुम देख के बताओ ये स्टेबल है कि नॉट स्टेबल है। नॉट स्टेबल है, तो नॉट स्टेबल है बेटा, अब इसको स्टेबल बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग एक्सेप्शन में काउंट करते हैं। अब बेटा स्टेबल बनाने के लिए देखो, बहुत ध्यान से देखो, सारे बच्चे बोर्ड पे देखना स्टार्ट करो। अब बेटा जैसे ये क्या करेगा, एनर्जी इसको एक्सचेंज कर देगा, ये वाला इसको दे देगा, यहाँ पे खाली है तो ये वाला क्या करेगा, इसको दे देगा। अब इसको दे देगा तो ये क्या हो जाएंगे, फुलफिल्ड हो जाएंगे या फिर हाफ फिल्ड होंगे, हाफ फिल्ड हो तो ये स्टेबल हो जाएगा। चलो ठीक है, तो अब बेटा इसमें जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, दिस इज द 4s1 3d5। अब बाकी वही सेम है, बाकी क्या हो जाएगा बोलो, 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे। अब बेटा ये दोनों इसमें चेंज हो जाता है। तो आज के बाद में देखो दो ही याद करना, मैं बोलूंगा कि इसको रट लो बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है तो आप ऐसे लिख लो, अगर आपको याद करना है तो सी आर के लिए 4s1 3d5 हो जाता है और सी यू के लिए 4s1 3d10 हो जाता है। बस ये दो याद कर लो, बाकी नॉर्मल तरीके से जैसे कर रहे थे वैसे करना। अब इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कोई भी बोलेगा सी आर के लिए, तो सी आर के लिए फाइनल कॉन्फ़िगरेशन इज द 4s1 3d5। तो ये तो तुम्हारा अब क्या हो गया, ओल्ड हो गया, और ये वाला अब क्या हो गया, न्यू हो गया। तब आज के बाद कोई भी बोलेगा सी आर का कॉन्फ़िगरेशन तो 4s1 3d5 बोलोगे, क्यों, क्योंकि ओनली बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। समझ में आ गया बेटा, चलो कुछ पूछना है तो पूछो। हम्म, बॉक्स वाला नहीं समझ में आया, चलो देखो इधर। तो बेटा यहाँ कॉन्फ़िगरेशन तो हर कोई लिख दिया था, कॉन्फ़िगरेशन में 4s2 3d4 आ रहा था, सबका यही आ रहा था अभी जितना सीखे हो। अब इसका स्टेबिलिटी चेक करेंगे, तो स्टेबिलिटी चेक किए तो दिस इज द 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये स्टेबल है कि नहीं है, नहीं है, तो स्टेबल बनाना पड़ेगा, स्टेबल नहीं है तो स्टेबल बनाना पड़ेगा। तो क्या करेगा वो, एनर्जी को एक्सचेंज, आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो एक्सचेंज करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको उठा के इन्होंने यहां पे कर दिया। अब देखो स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड, सारे हाफ फील्ड हो गए। तो अब देखो, तो ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 1 आ जाएगा, दिस इज द 4s1। अब यहाँ पे 5 आ जाएगा तो दिस इज द 3d5। समझ में आ गया, चलो अब इसका बॉक्स बनाओ। s ऑर्बिटल है ये, दिस इज द 1। अब ये d ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बताओ स्टेबल है कि नहीं है, चलो तो इसको याद कर लो। क्रोमियम का कितना होता है कॉन्फ़िगरेशन, 4s1 3d5। चलो इसको लिख लो एकदम बढ़िया से सब कुछ। अब आज के बाद कोई भी बोलेगा तो ये वाला फॉलो करना है। तो दो ही एक्सेप्शन है, इसको याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आपको रीजन भी पता होना। पूरे कॉन्फ़िगरेशन में बस दो ही याद करना है, पहला क्रोमियम का, सेकंड इज द कॉपर। चलो कॉपर का आप खुद से चेक करो स्टेबल है कि नहीं, फिर आगे का प्रोसेस मैं खुद से बताऊंगा। Cu 29 एटॉमिक नंबर होता है, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो फिर उसके बाद बॉक्स बना के चेक करो ये स्टेबल है या नॉट स्टेबल है। जिसका हो चुका है वो कॉपर का चेक करे। 29। खुद से चेक करिए बेटा, स्टेबल है। कॉपर Cu, दिस इज द 29। चलो कॉन्फ़िगरेशन बताइए मेरे को, 1s2 2s2 2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s1 4s2
3D9। वो लास्ट में अभी हम लोग को चेक करना है कि स्टेबल है कि नहीं है। अब स्टेबिलिटी के लिए बॉक्स बना ले, अपने आप पता चल जाएगा। तो दिस इज द एस ऑर्बिटल। बॉक्स कितने बनेंगे बोलते रहो, 1। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब दिस इज द 3D9, डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। अब 9 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ, तुम खुद से देख के बताओ, ये स्टेबल है नॉट स्टेबल है। अब इसको स्टेबिलिटी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये फुलफिल्ड हो जाएगा, ये हाफ फिल्ड, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो इसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, दिस इज द 4s1 3D10। ठीक है। अब चलो इसका, अब बाकी इधर का वही सेम रहेगा, क्या रहेगा बोलो, 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6। अब इसको चेक करते हैं बेटा। तो s ऑर्बिटल है, दिस इज द 1। d ऑर्बिटल है, दिस इज द 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताओ, तो स्टेबल हो गया। चलो, तो अब आज के बाद कोई भी बोलेगा भाई कॉपर है, तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन कितना याद किया, 4s1 3D10। तो दिस इज द न्यू। अब आज के बार ये वाला, और ये आपका ओल्ड मेथड हो गया। हो गया बेटा? क्यों बोलो? बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। समझ में आ गया? उसको स्टेबल करने के लिए एनर्जी को क्या कर लिया, ट्रांसफर कर लिया, या एक्सचेंज करके अपना किसी भी तरह स्टेबल बना दिया। क्लियर है? चलो, तो सी आर के लिए एक बार फिर से बोलो, 4s1 3D5। सी यू के लिए 10। चलो, अब एक क्वेश्चन लिखिए तो। अब सेम कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन देखो, हर पार्ट पे अपन क्वेश्चन करें। इसको लिख लिया ना बेटा? क्वेश्चन लिखिए। अब आपको Cr+2 गिवन है। एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन पे ही क्वेश्चन वो पूछेंगे, क्योंकि बच्चा क्या है कि भाई पुराने मेथड से अपना करना लगेगा, गलत हो जाएगा। तो Cr+2 गिवन है, इसमें फाइंड फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड वैल्यू ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, थर्ड वैल्यू ऑफ एन एल एम और एस। हो जाएगा बेटा? हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा बताओ? चलो खुद से करिए बेटा। तो पहले चार्ज को भूल जाओ, नॉर्मल तरीके से देखो। मैं तो ये बोलूंगा कि अभी क्या है, लास्ट के 2 डिसाइडिंग होते हैं, लास्ट के मतलब लास्ट वाला ही लिखा करो, फिर इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 4s1 3D5 डायरेक्ट लिखो, फिर उसके हिसाब से सारा आंसर दो। हो गया बेटा? चलो, हो गया। चलो देखो, जिसका नहीं हुआ एक बार बोर्ड पे देखे, सारे बच्चे बोर्ड पे देखना स्टार्ट करो। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो पहला Cr+2 है, Cr+2। तो मैं सबसे पहला है कॉन्फ़िगरेशन लिखना, तो मैं देखो इसको ऐसे करूंगा, क्योंकि अब उतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। 4s1 बोलो 3D5, यही होता है? बोलो बेटा। क्योंकि उधर पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, लास्ट के 2 ही सबको डिसाइड करते हैं। अब उसके बाद देखो, दिस इज द क्रोमियम के लिए, लेकिन ऊपर चार्ज भी है। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन किसका है बोलो, पहले मेरे साथ बोलो। ये Cr का है, लेकिन अपने को Cr+2 दिया हुआ है। तो Cr+2 है, मतलब +2 माइनस करना पड़ेगा। तो एक इधर से जाएगा, बाकी एक इधर से, तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा क्या बचेगा, 3D4। डी ऑर्बिटल है, बॉक्स बनाते हैं, बोलो 5। 1 2 3 4 5, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4।
अब बोलो n की वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4। और कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा ये हो गया, सेकेंड इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। थर्ड n l m और s की वैल्यू खुद से बताओ आप लोग। n इक्वल टू, देखो ये वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, तो एल डी ऑर्बिटल है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो l की वैल्यू 2 हो गई। अब उसके बाद m की वैल्यू l के हिसाब से -2, -1, 0, बोलो 1, 2, समझ में आ गया। और s की वैल्यू क्या हो जाएगी? ±1/2। बोलो बेटा सीख गए। चलो एक क्वेश्चन और सीयू पे भी कर लेते हैं। ये समझ में आ गया ना सारे बच्चों को? जिसका हो चुका है, नेक्स्ट इज द सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे Cu+3 करो। दिस इज द Cu+3, दिस इज द 29। पूरा अच्छे से करो सारा पार्ट। हो गया? खुद से करो, ऑनेस्टी से करोगे तो बेटा सीख जाओगे। और जब तक आपका खुद से नहीं कर पा रहे हो तब तक ट्राई करते रहो। हो गया? Cu+3 कितना आ रहा है बोलो? Cu+3, तो दिस इज द 29। तो कॉन्फ़िगरेशन पहले देखो, पहले मैंने तो याद कर लिया बेटा। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन Cu का बताओ। 4s1 3d10। अब उसके बाद चार्ज पे जाओ। +3 का मतलब -3, तो एक इधर से जाएगा, बाकी दो इधर से, तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन 3d8। बोलो बेटा यहां तक सबका सही है? अब बॉक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। अब इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n की वैल्यू 2। क्लियर है? अब उसके बाद देखो n और l की वैल्यू, तुम लोग खुद से बताओ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब l की वैल्यू और m की वैल्यू 0 1 2। अब बेटा देखो, इसी की हेल्प से आपको क्या करेगा, बिहेवियर भी पूछेगा। वो बोलेगा कि Cu+3 का बिहेवियर मेरे को बताओ। बिहेवियर को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज द पैरामैग्नेटिक, सेकंड इज द डायामैग्नेटिक। किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर दो तरीके से डिफाइन करते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। चलो पहले उसको मैं लिख लिया, इसको लिखवाई देता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को लिख लिया बेटा इसको। नेक्स्ट, बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। वो बोलेगा, कोई भी एलिमेंट देगा, बोलेगा इसका बिहेवियर बताओ। तो बिहेवियर को दो तरीके से डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इज द पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, मतलब जिसमें n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रहे, जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो सारे क्या हो जाएंगे? पैरामैग्नेटिक। इसका पहले एक डेफिनेशन लिखो, एटलीस्ट वन unpaired electron present, at least one unpaired electron is present, at least one unpaired electron is present। फॉर एग्जाम्पल भी लिख लो जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2p5, फिर बातें हो रही है। 2p5 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका बिहेवियर बता रहा है, पैरा है या डाया है। तो 2p5 है, p ऑर्बिटल है, कितने बॉक्सेस? 3। अब इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, 1 2 3 4 5।
अब देखो इसमें कितने एटलीस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं है, कितने प्रेजेंट है, वन। तो इसका मतलब बिहेवियर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेट। एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, अनपेयर्ड जिसका पेयर्ड नहीं है, तो एक का अनपेयर्ड नहीं है, तो एन इक्वल टू कितने आ जाएंगे, वन। इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, तुम बताओ, पैरामैग्नेट। समझ में आ गया पैरा कैसे डिफाइन करते हैं? इसको लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लो, डेफिनेशन में लिख लो। सेकेंड इज द डायामैग्नेटिक। डाया में क्या होता है, लैक ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लिख लो डायामैग्नेटिक। जिसमें मतलब n इक्वल टू जीरो आ जाए, जिसमें भी n की वैल्यू जीरो आ जाएगा वो सारे। फॉर एग्जाम्पल 2p6 है, तो p6 पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है, ऐसे ही देख के बता दो। p ऑर्बिटल है, तीन बॉक्स बनेगा 6 इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं बचेगा, इसलिए इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, जहां पे n की वैल्यू जीरो आ जाएगा। सब में एग्जाम्पल एक एक लिखते चलो। अभी देखो हमने बिहेवियर को डिफाइन किया, बिहेवियर को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट इज द पैरामैग्नेटिक, सेकंड इज द डायमंड। तो पैरा में क्या होता है, जहां पे एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, पैरा। और डाया में क्या होता है कि जहां पे भी सारे डबल वाले हो जाएंगे उसका बिहेवियर डा हो जाएगा, डाया। समझ में आया कि नहीं आया? बिहेवियर बता सकते हो किसी भी एलिमेंट का, बोलो। इसको लिख लिया आप लोगों ने, लिखो लिखो जल्दी फास्ट। अभी आज मैं आपके पी वाई क्यू का जो आपके एग्जाम में आया हुआ कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके लाया है, सारा क्लास नोट्स पे। अगर आपको मेरी थ्योरी अच्छे से हो गई तो आप क्वेश्चन खुद से कर लोगे। हम्म। हाँ, कहाँ दिखाओ। 3D1 तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। नहीं तो इसमें उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो कंडीशन होती है, इसलिए इसको एक्सेप्शन में। एक तो अनस्टेबिलिटी देखते हैं, उसके बाद उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक ही कंडीशन ही होता है, दो कंडीशन। चलो अभी उसको भी बता देंगे पहले। बोलो पैरा और डाया किसी भी एलिमेंट का बता सकते हो? चलो ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना नहीं है, बस देख के बताना है। ये बताओ पैरा है या डाया है? और उसके बाद ये बताओ, ये बताओ, और ये पैरा है, ये दोनों को कंसीडर करते हैं। ये बताओ, और ये पैरा। ये बताओ, ये बिहेवियर मतलब किसी भी का एलिमेंट का बता सकते हो? चलो ठीक है। अब बेटा देखो, एक बच्चे का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, पहले उस पर डिस्कशन करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो इधर, वैसे तो मैंने बोला ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको याद कर लेना है, लेकिन एक बच्चे ने पूछा तो बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम का हमने किया था, स्कैंडियम +2 था या स्कैंडियम था, बस ओनली स्कैंडियम। दिस इज द 21। एक बार इसका कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए, फिर से लिख ही लेते हैं। 1s2, 2s2, टोपे 6, 3s2, ट्रेपे 6, 4s2, 3D1। अब उसके बाद चलो खुद से सारी चीजें खुद से बताना है आपको। मेरा पहला क्वेश्चन है, ये स्टेबल है कि नहीं है, देख के बताओ। तो सर इसको हमने एक्सेप्शन में क्यों नहीं लिया? आपके हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्शन हमने किसके हिसाब से डिफाइन किया था, स्टेबिलिटी के हिसाब से। 1 2 3 4 5, ये नॉट स्टेबल है तो एक्सेप्शन में काउंट होना चाहिए। तो बेटा एक्सेप्शन में दो रीजन होते हैं, अब दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तब।
पहला क्या होता है कि नॉट स्टेबल, उसके साथ साथ दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि उसमें एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं रहेगा तब तक वो एक्सेप्शन में काउंट नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है, सीआर और सीयू में दोनों कंडीशन फुलफिल होती है। एक तो नॉट स्टेबल, दूसरा क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो लिख लो, रीजन वैसे लिखवा देता हूं। लिखो, नोट डाल के लिखो, एक पॉइंट वहीं पे लिखिए। CR24 and CU29 have have extra stabilization of electron। इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करने की एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इनके पास, स्टेबलाइजेशन। CrCu have extra stabilization of electron, so we consider in exception। बस यही दो में होता है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। लेकिन याद कर लो, बस मैं तो सबको यही बोलता हूँ, याद कर लो। कोई रीजन पूछेगा तो ये बोल देना कि सीआर और सीयू में एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसको एक्सेप्शन। एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, extra stabilization in Cr and Cu have extra stabilization of electron, so we consider in exception। इसको हम लोग एक्सेप्शन में इसलिए, ठीक है बेटा। चलो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे अपना जो चल रहा था। होने को तो देखो पीडी भी होता है, पैलिडियम जो होता है वो भी एक्सेप्शन में, लेकिन आपके सिलेबस में बस दो ही है। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट हेडिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करें। अभी मैं कुछ क्वेश्चन, जिससे अपने को पता चले कि हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सारे बच्चे मॉड्यूल निकालो, मॉड्यूल सबके पास है? सारे बच्चे मॉड्यूल निकालो, जो जो क्वेश्चन बोलूंगा बस वही ट्राई करना है। घर पे जाके क्वांटम नंबर वाला सारा क्वेश्चन ट्राई किया? पहले हम पी वाई क्यू पे आ जाते हैं। मेन तो पी वाई क्यू है, अगर पी वाई क्यू सॉल्व हो गया तो सब सॉल्व हो जाएगा। सारे बच्चे पेज नंबर 43 खोलेंगे। पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम। पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 4। खुद से ट्राई करो, आंसर कोई नहीं देखेगा। ये क्या बोल रहा है बेटा कि जितने भी क्वांटम नंबर होते हैं उसका काम क्या होता है। एन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल का क्या काम होता है, एजेमुथल क्वांटम नंबर। एम का मैग्नेटिक, और एस का बोलो स्पिन। तो काम पता है ना, एक का शेप होता है, दूसरे का मतलब बोलो सेल होता है। पहले का सेल होता है, शेप होता है, ओरिएंटेशन होता है, रोटेशन। समझ में आया कि नहीं है क्वेश्चन? अभी बहुत बच्चों का हो भी गया होगा। मैंने आपसे बोला था ना किस तरह का क्वेश्चन आगे मिलेगा, देखो मिल गया। ये कब आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है। देखो इसको लिखते चलते, 2024 में, अभी रिसेंट में आया हुआ क्वेश्चन। डन? कितने लोगों का हो गया है? कौन सा ऑप्शन होगा बोलो, मैच द कॉल? सबका सही है? चलो ठीक है। अब आ जाओ सारे बच्चे इधर। क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर 19, सारे बच्चे खुद से ट्राई करो। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है।
हो गया? क्या होना चाहिए? स्पिन क्वांटम नंबर। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग सेम ऑर्बिटल, ये किसने बताया? स्पिन नहीं तो बताया था। मतलब ये ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन। किसने बोला था? स्पिन, रोटेशन वाला। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ में आ गया? चलो, अब उसके बाद आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब आ जाओ इधर, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये बताओ, कुछ पेज नंबर 40, सारे बच्चे पेज नंबर 40 पे आ जाओ। बस इसको बोलना कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बस देख के बता दो, हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, किसके? नोबल गैस के फॉर्म में। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो ये होमवर्क है, इसको लिख लो, होमवर्क। इसमें टाइम लगेगा, इसलिए घर पे इसको आराम से। ठीक है बेटा? अभी जितना पढ़े हम वही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो पाएगा? देखो अभी करो इसको, तो पेज नंबर 41। जो जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसको फटाफट करो, जो डाउट है उसको पूछो। और हमेशा ऑनेस्ट रहना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पूछो कि नहीं सर मेरे को ये वाला नहीं। ये हो गया है। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट। चलो टेको, सारे बच्चे मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 16। एन इक्वल टू 5 है तो एल की वैल्यू 5 पॉसिबल है। अरे पहले इधर साथ में बोलो। तो ये गलती पता चल गया। दूसरे वाले में क्या गलत है? एन इक्वल टू 3 है तो एल इक्वल टू 3 पॉसिबल है या नहीं है? ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन, एन इक्वल टू 6 है तो एल इक्वल टू 0 पॉसिबल है। एम इक्वल टू +1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल इक्वल टू 0 रहेगा तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। अब फोर्थ वाला, एन इक्वल टू 4 है, एल इक्वल टू 2 है, एम इक्वल टू 2 पॉसिबल है कि नहीं है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 4। चलो, अब उसके बाद जो जो हमने पढ़ा है बस वही अभी हम कर रहे हैं। चलो ये वाला एक बार करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 38। जो जो क्वेश्चन बोल रहा हूं ये सारा नोटबुक में होना चाहिए। पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 17। ये एनर्जी पूछ रहा है। एनर्जी के लिए कौन सा रूल होता है बेटा, एक बार बता दो तो? N+L रूल, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलो इसको खुद से करो। 17, इंक्रीजिंग एनर्जी। N+L सबके लिए लगाओ। पहले के लिए कितना आ रहा है? 5, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, फिर 4। तो सबसे क्या हो जाएगा फर्स्ट पे? एनर्जी N+L की सबसे ज्यादा किसकी है? फर्स्ट की है। तो फर्स्ट बताओ सबसे ग्रेटर किसमें है? सेकंड में ही तो है। वही वाला ऑप्शन याद करो, इसके पहले वाला सेकंड ऑप्शन होगा इसका। इसे देख के पता चल जाएगा। बोलो हुआ कि नहीं? चलो देखो एग्जाम में करने का ट्रिक। तो इसमें बेटा देखो, सबसे ज्यादा तो पहला है, N+L 5 है। तो 5 सबसे ग्रेटर किसमें है? देखो सेकंड ऑप्शन में ही है, बाकी किसी में नहीं है, तो उसी के हिसाब से टिक मार दो। समझ में आ गया? चलो, अब आ जाओ इधर। क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया है। पेज नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहा है, अरे बेटा वही वाला है। इसको देखो मैं हिंट दे रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया अपने को जैसे हम ढूंढ रहे थे। Mg+1 है, उसमें N L M की वैल्यू बेटा, ये तो बहुत इजीली बता दोगे कि नहीं? तो बता दोगे। ये Mg+1 है, इसमें N L M की वैल्यू। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उसके बाद लास्ट के हिसाब से लिख लो।
सारे बच्चे कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उसके हिसाब से बताओ। हो गया? हो गया बेटा? देखो कितने लोगों का हो गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन अब तक का है। चलो इसको बोर्ड पे करते हैं। एम जी प्लस वन है, तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन बोलो। वन एस टू एस टू पे सिक्स, थ्री एस आगे बोलो, दो, चार, 10, 12। आप देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो, प्लस वन है तो ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन 3s1 आ गया। यहां तक सबका क्लियर हो गया? अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम बताओ, सारे बच्चे बोलो 3। अब s ऑर्बिटल है, मतलब l इक्वल टू 0। अब l इक्वल टू 0 रहेगा तो m इक्वल टू, और s की वैल्यू या तो प्लस होगा या तो माइनस। कौन सा ऑप्शन है देख लो बेटा, फोर्थ बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। देख लो बेटा, आ जा फिर। ये हुआ कि नहीं? हर टाइप का देखो, जैसा जैसा मैंने क्लास नोट्स में कराया वैसे ही क्वेश्चन है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, पेज नंबर 36। पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 61। हाँ बेटा, हो गया? ये बोल रहा है कि पोटेशियम के का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया, देखो जैसा जैसा क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। बेटा ऐसा क्वेश्चन तो मैं ढूंढ ही रहा हूं, खुद से करोगे या बताओ? हो गया? देखो, पोटेशियम, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर एन एल एम की वैल्यू आपको पता चल गया। वन एस्टो, टू एस्टो, टू पे सिक्स, थ्री एस्टो, अरे कॉन्फ़िगरेशन बोलो पहले, थ्री एस टू, थ्री पे सिक्स, फोर एस वन। सबका सेम है। अब बेटा देखो, तो एन की वैल्यू देखो, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन फोर एस वन आ रहा है, तो एन की वैल्यू ऑब्वियसली फोर। तो एल की वैल्यू एस ऑर्बिटल है 0। अरे एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एस इक्वल टू प्लस माइनस 1/। इसका ऑप्शन देखो, मैच करो कौन सा सही है। चलो, अब इसके बाद ये वाला भी 4p इलेक्ट्रॉन है भी छोड़ दो। 59, उसी के ऊपर 59 है, इसको ट्राई करो। 58 हो गया। ठीक है, बाकी ऐसे कर लेना, एक दो लेक्चर के बाद ये सारा मॉड्यूल का तुम क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है।